So, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Such I'm Bound Goal. This is Sandeep भाई और guys, ट्रिपल एम यूटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे कि तुम्हें पता है कि हर एक काउंसलिंग का आपको लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलता रहता है। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो यकीन मानो आपको कभी आपका कभी कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। सच बता रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत सारे सीट कॉलेजों की सीट खाली जाती है, बट बच्चों को पता नहीं होता है। लेकिन टेंशन मत लो, मैं हूं, मैं तुम्हें टाइम टू टाइम अवेयर कराता रहूंगा, बट तुम्हें वीडियोस देखते रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है ना, जब भी तुम्हें लगे कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, जब भी तुम्हें डाउट हो, एसटीबीजी चैनल पर विजिट मार लेना। फिर तुम्हें लगेगा नहीं सर मेरा एडमिशन होना है, टेंशन मत लो। तो आज के वीडियो में मैं ट्रिपल एम यूटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक ट्रिपल एम यूटी में जो तुम्हें ध्यान रखने हैं, और साथ ही साथ किस रैंक तक वालों को ट्रिपल एम यूटी में अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि देखो काउंसलिंग बहुत बहुत ज्यादा हैं, मतलब हर स्टेट में 2-3 काउंसलिंग देखने को मिल जाएगी। तो हम पैसे हर जगह नहीं फंसा सकते हैं, बात तुम समझ लो। क्योंकि भाई कितना पैसा फंसाओगे भाई। तो हमें उन काउंसलिंग्स को शॉर्टलिस्ट करना होता है जहां हमें बेहतर से बेहतर कॉलेज मिलने की संभावना होती है, और इसके लिए हमने काउंसलिंग प्रोग्राम भी निकाला है। तो जो लोग हम हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो, एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहां से क्या कर सकते हैं, कोर्स बाई कर सकते हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम ट्रिपल एम यूटी काउंसलिंग के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि काउंसलिंग में क्या है, किसको बैठना है, ये कॉलेज ढंग का है भी या नहीं है। वैसे तो ये बहुत पुराना कॉलेज है, 1962 का कॉलेज है, काफी मशहूर है। पूर्वांचल में तो भैया बहुत मशहूर है, बहुत, मतलब गोरखपुर वाले तो भाई सब जानते हैं कि अच्छा ट्रिपल एम यूटी में फलाने का लड़का पढ़ रहा है, ट्रिपल एम यूटी में ढिकाने की लड़की पढ़ रही है। तो दिस इज अ वेरी पॉपुलर इन आवर लोकेलिटी। चूंकि मैं गोरखपुर का हूं तो मैं बता पा रहा हूं, क्योंकि जब पहली बार मैंने 12th पास करा था तो मेरे घर वाले भी बोले थे अरे मदन मोहन का फॉर्म नहीं भर रहे क्या। मैं बोला नहीं नहीं भर रहा। तो अब क्या है ना कि ये थोड़ा पॉपुलर था, पहले अपना खुद का एग्जाम लेता था, अब क्या है कि अपना जेई मेन से कराने लगा है। और पहले थोड़ा सा जो बाहर के बच्चे थे आने में कतराते थे, उन्हें लगता था पूर्वांचल में गोरखपुर में लोकेशन बढ़िया होगी या नहीं होगी। तो पहले सच में गोरखपुर से थोड़े से आउटर में था, बट अभी वो ये इसकी लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन हो गई है। और इसके जस्ट बगल में एम्स बन गया है, और सामने मतलब टूरिस्ट प्लेस टाइप का उन लोगों ने बना दिया है। जो यहाँ पे रामगढ़ ताल था, बहुत शानदार बन गया है, मतलब उसको नौका विहार बना दिया गया है। तो अभी ये लोकेशन वाइज बहुत बढ़िया हो गया है, पहले से तो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। ओके गाइस, जस्ट लीव ऑल दिस थिंग्स। तो चलो हम शुरू करते हैं और देखते हैं ट्रिपल एम यूटी में काउंसलिंग होना कैसे है, और तुम्हें क्या करना होगा इसके लिए, और किसको किसको बैठना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितना खर्चा आने वाला है, और इसकी चॉइस फिलिंग कैसे होनी है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ट्रिपल एम यूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट वैसे तो नॉट सिक्योर दिखा रहा है, बट फिर भी टेंशन मत लो। यहाँ क्लिक फॉर काउंसलिंग पोर्टल पे जाइए, यहाँ जाने के बाद से आप इस काउंसलिंग पोर्टल पे आ जाएंगे। ओके, तो आप देखिए क्या है कि बीटेक शुरू हो चुका है, यूजी पीजी, मतलब यूजी बाकी सीयूटी वालों का बाद में स्टार्ट होगा, पीजी वालों का बाद में स्टार्ट होगा, आपका शुरू हो गया। आप सबसे पहले यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाने के बाद जैसे एकेटिव का रजिस्ट्रेशन करते हैं वैसे ही यहाँ पर जाइए, और एकेटिव का रजिस्ट्रेशन जैसे मतलब जैसे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आई एग्री पर क्लिक करिए। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद जीमेन का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मतलब फलाना ढमकाना सब कुछ भर के सबमिट करिए। तो ये पहला पार्ट आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद से फिर आगे का पार्ट आपका शुरू होगा। अब इसमें हम थोड़ी सी आपको बातें कर देते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर फॉर्म भरने में किसी को दिक्कत है तो तुम मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में तुम अपनी क्वेरी डाल देना, मैं उसको रिजॉल्व करा दूंगा, रिजॉल्व खुद ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि भैया यहाँ बैठेगा कौन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका बड़ा सिंपल है। यहाँ पे 10% सीट रिजर्व्ड है, किसके लिए, आउटसाइडर के लिए, जो यूपी से नहीं है। तो बाहर वालों के तो भैया यहाँ बल्ले बल्ले हैं, और बाकी की जो सीट्स हैं वो यूपी वालों के लिए रिजर्व्ड हैं, यूपी वालों के लिए रिजर्व्ड है। तो यहाँ पर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है कि आपके बोर्ड में 55% मार्क्स होने चाहिए, और एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर पीसीएम का देखा जाए तो पीसीएम में कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 5% घटा लो भैया, 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बैठ सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं बैठ सकते हो। डोमिसाइल का यहाँ पे फंडा बड़ा सिंपल है। अगर आपने 12th यूपी से किया है, और 12th यूपी से किया है, और आपके मम्मी पापा आपके पेरेंट्स यूपी के ही डोमिसाइल हैं,
तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके मम्मी पापा यूपी के डोमिसाइल हैं और आप बाहर से 12th करके आ रहे हो आउटसाइड यूपी से, तो आपको डोमिसाइल लगाना पड़ेगा। अगर आप बाहर के हो, यूपी में आके 12th कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिपल एम वाले या AK2 वाले आपको होम स्टेट कोटा देंगे यूपी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप बाहर के हो और बाहर से 12th किए हो तो डोमिसाइल का कोई मतलब ही नहीं है, होम स्टेट कोटा मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। अब बात करते हैं कि भैया यहाँ पे कितना खर्चा आने वाला है। तो देखो, वैसे यूनिवर्सिटी की फीस मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं टोटल फीस इनका कैलकुलेट करके तुम्हें बता देता हूँ कि इनकी फीस कितनी है। इस पे एक डिटेल मेरी वीडियो है, आप जाके उसे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इनकी ट्यूशन फीस है आपका 56,200 रुपये पर एनम। हॉस्टल फीस आपकी पड़ती है 26,700 रुपये, और मेस चार्ज पड़ता है 30,000 30,000 पर एनम। 30,000 पर एनम या पर सेमेस्टर, इसको तो चेक ही कर लेना, आई थिंक पर एनम है। और हॉस्टल फीस पर एनम 26,700 है टोटल, और आपका ट्यूशन फीस इतना है। तो ये टोटल आपका फीस पड़ने वाला है। अभी फर्स्ट ईयर में फीस कैसे जाता है मैं आपको बताता हूँ। पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जिस लिंक से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, तो जब रजिस्ट्रेशन आप करते हो ना मेरे भाई, तो वहाँ पे आपको काउंसलिंग चार्ज देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फीस देना होता है, जो है कि 2,500 रुपये। ये नॉन रिफंडेबल है, चाहे आपको कॉलेज मिले या ना मिले, आपको ये वाला पैसा वापस नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पर, पहला। दूसरा, जब आपको सीट मिल जाएगा तो 40,000 आपको पहले से ही अपने खाते में रखना है, वो होता है सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो कि रिफंडेबल है। अगर बाद में अगर सीट अपनी कैंसिल कराओगे तो ये पैसा रिफंड हो जाएगा 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज काट के। हर बार का एक टाइमलाइन और रूल अलग आता है कि कितने दिन तक अगर आप रिफंड मारते हो तो पैसा मिलेगा और कितना पैसा मिलेगा। उसके बाद आता है ये और बाकी का जो कॉलेज का फीस है, अभी 40,000 जो फीस है, 40,000 जो फीस है, ये आपका ऐड हो जाएगा, किस में ऐड हो जाएगा, कॉलेज की फीस में ऐड हो जाएगा, कॉलेज वालों को चला जाएगा। और बाकी का जो रिमेनिंग फीस होगा, आपको जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाएगा ना, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, तब आपको जाना है और ले जाके फॉर्म पैसे जमा करने हैं। तो इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, तो भाई 10th 12th जेई का स्कोर कार्ड या एडमिट कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड तो पक्का ही लगेगा, एडमिट कार्ड भी लग सकता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब कैटेगरी सर्टिफिकेट किनका लगेगा, जो कैटेगरी क्लेम करेंगे। अगर आप ओबीसी हो और ओबीसी क्लेम करना चाहते हो, क्योंकि ओबीसी का रिजर्वेशन यहाँ पे 27% का है, तो बहुत बड़ा फर्क होता है जनरल और ओबीसी के कट ऑफ में यहाँ पर। तो अगर आप ओबीसी क्लेम कर रहे हो तो 1 अप्रैल के बाद का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा के इनको देना पड़ेगा, और इसमें मतलब अभी तो अपलोड करना पड़ेगा, बाद में आपको इनको फिजिकल वेरिफिकेशन में सब ले जाके ओरिजिनल वाला दिखाना भी पड़ेगा। ये भी बात आपको ध्यान होनी चाहिए। यहाँ पर भी 5% सीट जो है, 5% सीट जो है, हर 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 एक ब्रांच का ट्यूशन फीस बिहेवियर है, मतलब यहाँ पे भी फीस माफ होता है। हर एक ब्रांच में 5% सीट ट्यूशन फीस बिहेवियर के अंदर आती है, यहाँ पर ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा। जो आपका 56,000 लग रहा था ना, 56,000, वो मोटा मोटी आपका माफ हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। सिविल में 6 सीट है, इलेक्ट्रिकल में 6 सीट है, कंप्यूटर में 12 सीट है, केमिकल में 3 सीट है, आईटी में 6 सीट है। तो टोटल क्या है ना कि 5% सीट टीएफडब्ल्यू के अंदर आता है। अगर आप यूपी के डोमिसाइल हो और आपके पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से कम है, तो आप टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई करिए। टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत है कि हाँ भैया हम यूपी के डोमिसाइल है और इनकम सर्टिफिकेट हमारा इतना है, आप हमको टीएफडब्ल्यू शीट दे दीजिए। ओके, उसके बाद अगर आपने 12th बाहर से किया है तो आपको डोमिसाइल बना के देना पड़ेगा, और आधार कार्ड, फोटो, साइन है तो फॉर्म भरने में लगता ही है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके रेडी होने चाहिए। अब बात करते हैं टोटल सीट कितना है। तो देखो यार, इनके यहाँ जो टोटल सीट हैं वो लगभग हैं 1189, जिसमें से 103 सीट रिजर्व्ड हैं, फिक्स्ड हैं, किसके लिए, अदर स्टेट के लिए। इस पर सिर्फ अदर स्टेट वाला ही एडमिशन लेगा, और इस सीट पर सिर्फ होम स्टेट वाला ही एडमिशन लेगा। तो हर एक ब्रांच का यहाँ पर ये सीट मैट्रिक्स है आपको, जो आपको दिख रहा होगा कि टोटल कितनी सीट्स हैं और किसके लिए कितनी सीट्स हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस का, कि काउंसलिंग होगा कैसे, क्योंकि अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे पहले ये बता दो काउंसलिंग में बैठना किसको है, किसको कॉलेज मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, ताकि हम वीडियो से जाएं। तो देखो, वो मैं बताऊंगा वीडियो के बीच में ही बताऊंगा, लेकिन पहले हम समझते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। अच्छा, किसके किसके मन में आ रहा था कि सर पहले बता दो कि ट्रिपल एमयूटी में बैठने में किसको फायदा है और किसको नहीं फायदा है, तो उस हिसाब से हम वीडियो को देखेंगे। अगर किसी के मन में ऐसा डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगली बार से फिर मैं पहले वही बताऊंगा कि किसको यहाँ बैठना चाहिए और किसको यहाँ नहीं बैठना चाहिए।
ओके अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस का। तो काउंसलिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। जो रजिस्ट्रेशन मैं अभी बता रहा था कि यहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन करिए, तो सबसे पहले वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन में क्या रहेगा कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दोगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इनको चाहिए, जेई वगैरह का स्कोर कार्ड, ये सब आप क्या करोगे यहाँ पर अपलोड करोगे। अगर उन सब में कोई डाउट आएगा तो बोल, लाइव लेके करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रजिस्ट्रेशन में आपको चार्ज देना होगा 2500 रुपए, जो कि सबके लिए मैंडेटरी है। उसके बाद से जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रेफरेंस ऑर्डर इनको देनी पड़ेगी, चॉइस फिल करना पड़ेगा और उसे लॉक करना पड़ेगा। आप चॉइस कैसे फिल करेंगे, तो देखो चॉइस फिल करने का मैं तुम्हें बता देता हूं। सबसे ऊपर सीएससी रखना, उसके बाद आईटी रखना, फिर ईसी रखना, फिर आईओटी रखना, फिर इलेक्ट्रिकल रखना, फिर मैकेनिकल रखना, फिर केमिकल रखना, फिर सिविल रखना, फिर केमिकल रखना। अब सिविल मैंने ऊपर, वैसे तो केमिकल में प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा है, पर सिविल मैंने ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ की सिविल फेमस है, और यहाँ की सिविल भी फेमस है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए यहाँ पे अच्छा खासा टाइम मिलता है। तो अगर तुम सिविल वगैरह में हो तो गेट की, पीएसयू की, ईएससी की तैयारी करने का अच्छा खासा तुम्हें टाइम मिल जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने उसको ऊपर रखा है। अब अगर तुम मुझसे बात करो कि कितने चॉइस भर सकते हैं, तो तुम्हारा मन करे सारा भर दो, तुम्हारा मन करे तो सिर्फ एक भरो। लेकिन जब भी तुम चॉइस फिल करना तो सिर्फ उन्हीं उन्हीं ब्रांच को फिल करना, उन्हीं उन्हीं ब्रांच को क्या करना बेटा, फिल करना जिनको तुम ले सकते हो, जिसमें इंटरेस्टेड हो। अगर किसी ऐसे ब्रांच को, मान लो तुम्हें सिविल लेना ही नहीं था, मेरे कहने पे तुमने सिविल फिल कर दिया, तो हो सकता है ये लोग तुमको सिविल दे देंगे। अब जैसे ही ये लोग सिविल अलॉट करेंगे तुमसे 40,000 का पेमेंट मांगेंगे। अगर ये 40,000 का पेमेंट नहीं मांगोगी तो ये सीट कैंसिल हो जाएगा और तुम्हें काउंसलिंग से किक कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, और अगले किसी भी राउंड में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो कोशिश यही करना है कि हम वही क्या करें, वही ब्रांच भरे जो हम ले सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, काफी रिसर्च के साथ। अच्छा, उसमें कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया हमारी रैंक है 4 लाख, हम भर रहे हैं कि भैया हम तो सिर्फ कंप्यूटर ले सकते हैं, तो हमने बस कंप्यूटर भर दिया और पता चला पांचों के पांचों राउंड निकल गया, हमको कंप्यूटर मिला ही नहीं और हमारा 2,500 डूब गया, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर तुम्हें सिर्फ कंप्यूटर ही लेना था तो फिर तुमने भरा ही क्यों, जब तुम्हें पता है कि कंप्यूटर कभी 2.5 लाख रैंक पे मिलती ही नहीं है ट्रिपल एमयूटी की, तो कई को भरा। तो थोड़ा स्मार्टली चॉइस फिलिंग या स्मार्टली काउंसलिंग करानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपना ही मामू बनवा लो, है ना, पोपट बन जाए तुम्हारा, है ना। तो और ऐसा भी नहीं है कि तुम पैसे अपने फंसा लो, बार बार जाके हर काउंसलिंग में गए पैसे फंसा लिए, हर काउंसलिंग में गए पैसे फंसा लिए, घर वालों को एटीएम मशीन बना के रखा हुआ है, ऐसा भी नहीं करना है। तो सोच समझ के, समझदारी के साथ एक्शन लेना होता है काउंसलिंग में, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ओके, तो पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो, अपनी इंफॉर्मेशन डाल लो, जैसे फॉर्म भरा जाता है फॉर्म भर दो 2500 रुपए का। उसके बाद से चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग के बाद से सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। अब ये सब कब कब होगा, तो इसका शेड्यूल इन्होंने अभी लॉन्च ही नहीं किया है, और ना तो इन्होंने लॉन्च किया है, ना एकेटीयू ने लॉन्च किया है, ना ट्रिपल एचवीटीयू ने लॉन्च किया है। इनका ना तो शेड्यूल अभी आया है, ना लास्ट डेट आया है, बस चॉइस फिलिंग शुरू हो गया है ना। तो चॉइस फिलिंग चूंकि शुरू हो गया है तो तुम भी करो। वैसे 25 दिन 1 महीने तक तो इनकी चॉइस फिलिंग चलेगी ही चलेगी, तो तुमको इसके लिए परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। बट कोई बात नहीं, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है इनका आएगा। जब चॉइस फिलिंग वगैरह हो जाएगा तो एक डेट देंगे, उस डेट को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद ये तुमसे विलिंगनेस चूज कराएंगे। विलिंगनेस का मतलब होता है कि आप बताइए आपको फ्लोट करना है या फ्रीज करना है। तो मान लो पहले राउंड में तुमको मिल गया सिविल, पहले राउंड में मान लो तुमको मिल गया सिविल, जैसे ही सिविल मिलेगा तो विलिंगनेस चूज करने का आएगा कि या तो फ्लोट करिए या फिर फ्रीज कर दीजिए। अब फ्रीज कर देंगे तो क्या होगा, आपको सिविल दे दिया जाएगा, बाकी का फीस आपसे ले लिया जाएगा और आपका एडमिशन हो गया, खत्म, आप अब अगले राउंड में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप फ्लोट करेंगे तो क्या होगा, अब राउंड 1 में सिविल मिला था तो अब आप राउंड 2 में जाएंगे, और कोशिश ये की जाएगी कि राउंड 2 में आपको सिविल से ऊपर वाली ब्रांचेस दी जाएं अगर खाली है तो राउंड 2 में फिर आपका ब्रांच ऊपर हो सकता है, अपग्रेड हो सकता है। तो ऐसा ही ज्यादातर केस में हमें क्या करना रहता है, फ्लोट ही करना रहता है। तो बच्चा फ्लोट कर करके अगर नीचे वाला ब्रांच पा रहा है तो ऊपर वाले ब्रांच तक भी पहुंच सकता है अकॉर्डिंग टू हिज रैंक। अब जब फ्रीज फ्लोट हो जाएगा तो ट्रिपल एमयूटी वाले बोलेंगे कि चलो अब अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करो, यही वाला डॉक्यूमेंट जो मैं तुमसे बोल रहा था, ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करो, और उस डॉक्यूमेंट को ये लोग अच्छे से वेरीफाई करेंगे। ट्रिपल एमयूटी के काउंसलिंग में और एचपीटीयू के और एकेटीयू के काउंसलिंग में बड़ा डिफरेंस है। एकेटीयू वाले डॉक्यूमेंट पहले ही क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं,
तब आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जाता, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाता है। पर इनके यहाँ क्या है, चॉइस फिलिंग पहले करवा रहे हैं और डॉक्यूमेंट बाद में अपलोड करवाएंगे जब आपको सीट मिलेगा तब, ताकि सिर्फ उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाए जिनको सीट मिला है, बाकी भीड़ का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ये लोग थोड़ा स्मार्टली काम करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से ये लोग बोलेंगे कि चलिए जो आपको सीट मिली है उसके लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस डिपॉजिट करिए 40,000। अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो आप अगले राउंड में भी जाएंगे और आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर आप डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आपकी सीट भी कैंसिल कर दी जाएगी और आपको बाकी किसी राउंड में बैठने भी नहीं दिया जाएगा, पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया जाएगा। तो ये बहुत समझदारी से करिएगा। अब जब ये आप कर देंगे तो आप अगर फ्रीज किए हैं तब तो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे ही आपको जाके सारे पैसे जमा करा देने हैं, आपका एडमिशन खत्म हो जाएगा। और अगर आपने फ्लोट किया है तो आप नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएंगे। अब आपके मन में डाउट होगा भैया राउंड कितने होते हैं, तो देखो पिछले साल टोटल 5 राउंड हुआ था और 6वां राउंड होता है इंटरनल स्लाइडिंग। अब इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 5वें राउंड में किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल मिला है। अब इंटरनल स्लाइडिंग जब वो 6वें राउंड में ऑटोमेटिक जाता है बच्चा, जब वो जाएगा तो वैसे तुम्हें वहां पे चूज का अगर तुमने कर दिया ना फ्लोट तो ऑटोमेटिक चले जाओगे। अब जब तुम वहां जाओगे तो तुमसे पूछेगा कि भैया एक बात बताइए, ये तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, ये बोलेगा कि देखिए ऊपर अगर सीट कहीं खाली है, मान लो तुम्हें इलेक्ट्रिकल मिला था, तुम इंटरनल स्लाइडिंग में बैठे, तो हो सकता है कि ऊपर आईओटी की सीट खाली है तो तुमको आईओटी में स्लाइड कर दिया जाए, या ईसी की सीट खाली है तो ईसी में स्लाइड कर दिया जाए। तो ज्यादातर जो ईसी वाला बच्चा होता है वो आईटी में चला जाता है, जो इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा होता है वो ईसी में चला जाता है, जो मैकेनिकल वाला होता है वो इलेक्ट्रिकल में चला जाता है। तो इंटरनल स्लाइडिंग के बाद सिर्फ नीचे वाली ही ब्रांचेज बच पाती हैं, क्योंकि ऊपर वाली सीटें भर जाती हैं इंटरनल स्लाइडिंग की वजह से। अब यही रीजन है कि स्पॉट राउंड में सिर्फ ए मैकेनिकल, सिविल, केमिकल इस टाइप की ही ब्रांचेज बचती हैं, बाकी सारी ब्रांचेज इंटरनल स्लाइडिंग में ही क्या हो जाती हैं, फिल हो जाती हैं। तो ज्यादातर केस में स्पॉट में कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बचता है, आईटी नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग में इसको ये लोग पहले ही फिल कर देते हैं। इंटरनल स्लाइडिंग में आप तभी पार्टिसिपेट कर पाते हो जब आपको एटलीस्ट एक ब्रांच मिला हो। अगर कोई ब्रांच नहीं मिला है तो सिर्फ और सिर्फ 5 राउंड की ही काउंसलिंग आपके काम की है, 6वां तो आपके काम का है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या है, नॉर्मल 5 राउंड होता है और 6वां एक इंटरनल स्लाइडिंग होता है। और अगर इसके बाद भी सीटें बच जाती हैं तो स्पॉट राउंड होता है। पिछली बार 2 स्पॉट हुआ था और लास्ट वाला जो स्पॉट होता है वो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होता है। वहां पे वैकेंसी निकलती है और बच्चों को क्या करना होता है बेटा, बच्चों को वहां अपना डीडी लेके जाना पड़ता है। तुम एक हाथ से पैसा दो, दूसरे हाथ से सीट लो, अगर तुम्हारे रैंक पे वो मिल रहा है तो। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब ये स्पॉट पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे पाता है, 4-4, 5-5 लाख रैंक तक स्पॉट में एडमिशन होता है, बट पीपल्स आर नॉट अवेयर। उस केस में क्या रहता है, हम लोग तो हर एक पे नजर रखते हैं, तो हम लोग अपने पेड बच्चों को फोन कर करके बोलते हैं कि भाई तू चला जा, जा तेरा हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों का एडमिशन हो जाता है। अब जिसकी 4 लाख 5 लाख रैंक है, 6 लाख रैंक है, उसको ट्रिपल एमयूटी जैसा कॉलेज मिल रहा है, भाई कितना बढ़िया बात है। तो वही बात है ना, तुम्हें अवेयर रहना पड़ेगा, तुम्हें सर्च करना पड़ेगा, आपके अंदर आग होनी चाहिए ताकि आप पता कर पाओ टाइमली की कौन से काउंसलिंग में बैठना है। मैं देखता हूँ इतनी सारी काउंसलिंग पास हो जाती हैं और बच्चों को कोई आइडिया नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चे इतने काउंसलिंग्स का ना तो नाम जानते हैं और ना ही कभी बैठकर रिसर्च करते हैं। बट करियर तुम्हारा है, तुम्हें इसके लिए सजग होना पड़ेगा। ओके गाइज, तो ये कुछ बातें थी जो आपको समझनी थी कि ये कितने राउंड्स होने हैं और इसमें विड्रॉल पॉलिसी भी है। जैसे मान लो आपको राउंड 3 में इलेक्ट्रिकल मिला, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो जोसा में सीएससी मिल गया, या फिर मुझे एकेटीयू में सीएससी मिल गया, मैं ट्रिपल एमयूटी में नहीं बैठना चाह रहा हूं, मैं केएनआईटी में एडमिशन ले रहा हूं, तो तुम विड्रॉल मार लेना। विड्रॉल मारोगे तो प्रोसेसिंग चार्ज काट के बाकी का पैसा तुम्हारा वापस तुम्हारे खाते में ये लोग डाल देंगे। लेकिन तुरंत नहीं डालते हैं, इसमें टाइम लगता है। अब सबसे मेजर सवाल ये है कि भैया एक बात बताइए, इसमें प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, और अगर प्लेसमेंट होता है तो किस रैंक तक कभी एडमिशन हो सकता है। तो मैं पहले तुम्हें ये दिखाता हूँ किस रैंक तक एडमिशन होता है। देखो, ओपन कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का, ये जो ऑल इंडिया है उसमें बाहर वाले बच्चे बैठते हैं, और जो होम स्टेट है वो होम स्टेट वाले बच्चे बैठते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऑल इंडिया वालों को, बाहर वालों को एडमिशन मिला था 79,241, मोटा मोटी 80,000 पर इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल गई थी, और होम स्टेट वालों को 61,000 पे मिला था। जनरल की बात बता रहा हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर वालों को 89,000 पे मिली थी, और होम स्टेट को 75,000 पे 5वें राउंड पे जाके मिल गई थी। सिविल इंजीनियरिंग 40,000 पे बाहर वालों को मिली थी, और होम स्टेट में देखो
नहीं सॉरी, बाहर वालों को 4 लाख रैंक पे मिली थी सिविल इंजीनियरिंग, और होम स्टेट को 1,41,000 पे मिली थी। कंप्यूटर साइंस बाहर वालों को 72,000 पे मिल गई थी, और अंदर वालों को 53,000 पे ही बंद हो गई। अब देखो बाहर वालों को ज्यादा फायदा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाहर के बच्चे ज्यादा बैठते नहीं है, बिहार वार और झारखंड वाले ही बैठते हैं। अब दिल्ली का बच्चा थोड़ी जाएगा पूर्वांचल, जा ही नहीं पाता है, और लोगों को पता भी नहीं है। मेन बात है पता, बिहार वालों को भी कॉलेज चाहिए पर फिर भी उन्हें पता नहीं है, तो वो लोग नहीं बैठ पाते हैं। तो 10% सीट ही इनके लिए, पर फिर भी इनको उसमें ज्यादा फायदा मिल जाता है और हमारे लोगों को कम फायदा मिलता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1,62,000 तक एडमिशन दिया था पिछले बार, और होम स्टेट वालों को 1,18,000 तक एडमिशन मिला था। केमिकल में देख रहे हो 5 लाख पर एडमिशन, 5 लाख रैंक तक बाहर वालों को एडमिशन मिल गया था, और होम स्टेट को 1,40,000 पे इनकी सीटें बंद हो गई थी। आईओटी 92,000 रैंक तक बाहर वालों को एडमिशन दिया था, और होम स्टेट पे 78,000 रैंक पे ही इनका सारा कुछ बंद हो गया था। इसके अलावा अगर तुम बाकी लोगों का देखो, एससी कैटेगरी का, तो एससी में तो कंप्यूटर 1,73,000 तक मिला था, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल 2,54,000 तक मिला था, इलेक्ट्रॉनिक्स 2,17,000 तक मिला था। तो एससी वालों को तो चिंता करने की बात ही नहीं है। देखो केमिकल इनको 4-4, 5-5 लाख रैंक तक मिला था, है ना। तो एससी कैटेगरी का तो बहुत फायदा है। और इसके साथ साथ सब कैटेगरीज भी यहाँ लगती हैं, जैसे फ्रीडम फाइटर का लगता है, बाकी सारी चीज़ें भी लगती हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओबीसी की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस 59,000 पे बंद हो गई थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनका 71,000 पे जाके बंद हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स 86,000 तक गई थी, और इलेक्ट्रॉनिक्स विथ आईओटी 89,000 तक गई थी। केमिकल इंजीनियरिंग 170 तक गई थी। ये राउंड 5 का डेटा है, सॉरी दिस इज अबाउट राउंड 1 एंड दिस इज अबाउट राउंड 5। तो ये राउंड 5 का डेटा है। तो अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ ना यार, अगर मैं मोटा मोटी बात करूं, मोटा ये राउंड 1 और राउंड 5 का डेटा हमने कंपेयर कर दिया यहाँ पे, तो मैं एक आइडिया लग गया होगा। अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो देखो 40,000 से कम रैंक वाले को तो यहाँ भरना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे नज़र में इससे बढ़िया ट्रिपल एमयूटी से बढ़िया कॉलेज तुम्हारे लिए है। तुम्हें कंप्यूटर साइंस अगर चाहिए और तुम जनरल हो, 60-65,000 रैंक है, भरो, CSIT मिलने की संभावना है। और अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए 70-80,000 तक वाले बाकी बच्चे भी भरे, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने की संभावना है। जस्ट एंट्री मारना है तो बाहर वालों तुम लोग का 4-5 लाख रैंक पे भी एंट्री हो जाती है, अंदर वालों को 2-3 लाख रैंक तक एडमिशन मिलने की संभावना रहती है। अब देखो स्पॉट में अगर बात करूँ ना, तो यही सिविल स्पॉट में 4-4, 5-5 लाख रैंक तक मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कितनी सीटें खाली हैं। तो सिविल, केमिकल, ये सब काफी लो रैंक तक एडमिशन मिल जाती हैं स्पॉट राउंड में। लेकिन स्पॉट राउंड का ये लोग डेटा नहीं निकालते हैं, पर चूंकि हमारे बच्चे स्पॉट में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो हमें आइडिया है कि कौन से बच्चे का लास्ट ईयर में किस रैंक तक हुआ था। तो अगर तुम्हारी 3 लाख 4 लाख भी रैंक है, तो ट्रिपल एमयूटी को नजर में रखना, ताकि स्पॉट में तुम वहां बैठ पाओ, ताकि तुम्हारा एडमिशन हो सके। ओके, अब मैं बात करता हूँ प्लेसमेंट का। तो देखो प्लेसमेंट की मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। इस साल का, पिछले साल का, लास्ट ईयर का प्लेसमेंट क्या रहा, जो हाईएस्ट पैकेज रहा इनके यहाँ, ये जो हाईएस्ट पैकेज रहा, ये 52 LPA का रहा है इनके यहाँ से। पिछले साल का हाईएस्ट पैकेज जो रहा वो 52 LPA का रहा है, ओके। और एवरेज पैकेज इनका 6.8 LPA का है। इनके यहाँ जो एवरेज पैकेज है दैट वाज 6.8 LPA। और टोटल ऑफर जो लास्ट ईयर मिला था 973 ऑफर मिला था। और प्लेसमेंट लिंक पर अगर तुम क्लिक करोगे ना यहाँ पर, तो तुम पहुँच जाओगे कि कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। शायद हाइपर लिंक नहीं है अभी, ओके हाइपर लिंक है। तो ये कुछ कंपनीज थी जहाँ पर इन्होंने डाल रखा था कि मतलब ये इनका ब्राउचर है कि किसका क्या प्लेसमेंट हुआ था, एवरीथिंग दे हैव प्रोवाइडेड हियर। तो तुम एक बार चेक कर लेना। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे भी 6-7 लाख का पैकेज तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और NIRF डेटा में तो इस बार कुछ ज़्यादा ही दिखा रहे हैं। तो बहुत टॉप कॉलेज तो नहीं है, पर फिर भी ठीक ठाक कॉलेज है, अगर तुम्हारी रैंक इस हिसाब से काफ़ी लो है तो यू कैन गो हियर। अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्या करो, अप्लाई कर लो। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो भैया पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। संदीप भैया इज ऑलवेज हियर। ओके गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।